नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। सीईटी एग्ज़ाम के लिए स्पेशल आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वन लाइनर प्रश्न। कौन से वन लाइनर प्रश्न? जो विगत परीक्षा में पूछे गए हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा और आरपीएससी द्वारा। ठीक है, हम चर्चा करने वाले हैं कौन कौन से टॉपिक की। देखिए, इसमें टॉपिक की हम बात करेंगे भारत का भूगोल के 15 जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसकी चर्चा करेंगे। इतिहास के प्रश्न हैं और पॉलिटी के प्रश्न हैं और अन्य जो भी प्रश्न है विविध से संबंधित, वो जो अभी फिलहाल जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा परीक्षा में पूछे गए हैं और अन्य जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि सीईटी एग्ज़ाम में पिछली बार राजस्थान इंडिया ज्योग्राफी के और पॉलिटी के बहुत प्रश्न आए थे जो महत्वपूर्ण है एग्जाम में, और जो प्रश्न पूछे गए थे वो प्रश्न रिपीट हुए थे। तो हम रिपीट क्वेश्चनों को एक बार 2-3 क्लास जो भी क्लास है हम कंप्लीट करेंगे सारे के सारे। आज हमारी 1 नंबर क्लास रहने वाली है। कौन सी है? 1 नंबर क्लास रहने वाली है। और हम इसमें चर्चा क्या करेंगे? इसमें ओनली चर्चा करेंगे, वन लाइनर प्रश्न होगा और उसका आंसर होगा। जल्दी जल्दी से डेली हम जो है इन क्वेश्चनों को रिवीजन करेंगे। और जो साथी सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। और आप डेली क्लास को जरूर देखना। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आज बात करते हैं अगले प्रश्न की। 1 नंबर क्लास नंबर ये है हमारी 1। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला प्रश्न है हमारा, पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के मध्य स्थित है? कौन सा? ये अभी जो एग्जाम हुआ था हॉस्टल का एग्जाम हुआ था उसमें था कि पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। याद रखना है, पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के मध्य है? तो ये है भारत और श्रीलंका के बीच। आपको पता है इस प्रकार भारत है और यहाँ पे जस्ट इसका पड़ोसी देश है कौन सा? श्रीलंका। और इसके बीच में कौन सी है? पाक की खाड़ी, जिसे हम कहते हैं पाक की खाड़ी या पाक जल डमरू मध्य, यानी दो देशों को अलग करने वाली संधि। ठीक है, तो ये पाक जल डमरू मध्य आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पाक स्ट्रेट अवस्थित है। ये देखो, इसी प्रश्न को बार बार किस प्रकार पूछा गया है? ये जो सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था भारत और श्रीलंका के मध्य। फिर देखिए सेम क्वेश्चन और किस प्रकार पूछा गया है। पहला था पाक जल डमरू मध्य, या पूछा जा सकता है पाक की खाड़ी, या पूछा जा सकता है पाक स्ट्रेट अवस्थित है भारत और श्रीलंका के मध्य है, दो देशों के बीच में। ठीक है, भारत के साथ में 7 पड़ोसी जो है देश लगते हैं। फिर अगला प्रश्न है, भारत में इक्ता प्रथा का प्रचलन निम्नलिखित में से किसने किया था? ये हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि जो इक्ता प्रथा है इसकी शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई थी? तो इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इक्ता प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? अपने इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक थी। सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। फिर अभी हाल ही में हॉस्टल एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। ये आपको याद रखना। फिर अगला प्रश्न, सदाबहार जंगल या वन में नहीं पाए जाते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था। तो सदाबहार जो जंगल है, वन है, वो नहीं पाए जाते हैं दक्षिणी पश्चिमी पंजाब और पश्चिमी राजस्थान। ये प्रश्न होना था कि कहाँ पाए जाते हैं, ये यहाँ पे कट कर देना। सदाबहार वन पाए जाते हैं दक्षिण पश्चिम पंजाब और पश्चिमी राजस्थान के अंदर सदाबहार जंगल वन पाए जाते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। हम इनका अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे। हो सकता है आपको कहीं ना कहीं ये प्रश्न सीईटी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। हम डेली प्रश्न करेंगे और रिवाइज करते जाएंगे और हम निकाल निकाल के ओल्ड पेपरों में से रिवाइज करेंगे। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। देखिए, प्रताप क्लासेस ऐप पर आपको सीईटी एग्जाम के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे इसमें आपको। 150 क्वेश्चन, नो नेगेटिव मार्किंग के साथ जांचें अपनी तैयारी को। काफ़ी लंबे समय से आप सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ग्रेजुएशन की, तो आप इन टेस्ट को अच्छे तरीके से निकालें। इसमें मैं बात करूं, 150 प्रश्न मिलेंगे आपको, 150 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, और जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्रत्येक प्रश्न के अंदर टॉपिक जो है दिया है, ऑल टॉपिक दिया है। इसके अंदर क्या दिए गए हैं? ऑल सब्जेक्ट दिए गए हैं।
ठीक है, ऑल सब्जेक्ट मिलेंगे। फिर उसके बाद में करंट अफेयर्स, प्रत्येक टेस्ट में मैंने 10 से 12 प्रश्न करंट के, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, ठीक है, बजट के प्रश्न, सारे के सारे जिस प्रकार आपका सीईटी का एग्जाम आएगा उसी प्रकार प्रत्येक टेस्ट में मैंने ये क्वेश्चन डाले। इसी में 150 है, तो जैसे मैथ, इंग्लिश, हिंदी, जीके, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पूरा जीके, पूरे 150% कंप्यूटर, रीजनिंग है, सारे टेस्ट इसमें डालेंगे। तो टोटल जो है टेस्ट कितने डल गए, 7 टेस्ट। और कल कौन सा टेस्ट, 8वां टेस्ट अपलोड हो जाएगा। उसके बाद 2 टेस्ट होंगे, वो हम 2 दिनों के अंदर अपलोड कर देंगे। टोटल 10 टेस्ट हो जाएंगे। और यहाँ से प्रश्न तो देखो हमने बनाए हैं तो आपकी तैयारी की जांच के लिए स्पेशल। हो सकता है प्रश्न यहाँ से आ भी जाए, तो आपको अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, करंट के क्वेश्चन आएंगे सीधे की सीधे जो डाले हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, हमारा मतलब है आपका प्रैक्टिस करवाना। ठीक है, जो साथी लंबे समय से तैयारी करे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि आप प्रैक्टिस करें। देखिए, आपने तैयारी बहुत लंबे समय तक कर रखी है, तो किसी भी चीज़ का अभ्यास करना जरूरी है। अभ्यास के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट है जो है थोड़ा वीक है, हम उसको थोड़ा सा 5-7 दिनों के अंदर अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो ये प्रताप क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है आपको। प्ले स्टोर पर प्रताप क्लासेस का ऐप मिल जाएगा, वहाँ पे ये सीईटी की टेस्ट सीरीज है। ये नहीं है कि ये ग्रेजुएशन लेवल के लिए, लेकिन 12वीं प्लस लेवल यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल के जो साथी तैयारी करें उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये थोड़ा सा हमें जानकारी प्राप्त की। उसके बाद में देखिए, तेंदु, प्लास, बेल, खेर किसके सामान्य वृक्ष है। ठीक है, किस प्रकार के, तो ये शुष्क पर्णपाती वन है। ये पूछा गया था ज्योग्राफी के अंदर, आगे भी पूछा जा सकता है। तेंदु है, प्लास का वृक्ष है, बेल है या खेर है, ये एक प्रकार के शुष्क पर्णपाती वन है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। पक्का एक प्रश्न आता है, कोई भी एग्जाम ले लेना आप, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का पक्का प्रश्न मिलता ही मिलता है ये। तो देखिए, इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था, तो वो था राउरकेला। कौन था, राउरकेला जो है इस्पात संयंत्र है। राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा के अंदर है, 1955 में इसको स्थापित किया गया था। अब देखिए, रूस ने किसकी भलाई की थी, रूस ने भिलाई इस्पात संयंत्र बनाया था। याद रखना है, रूस ने क्या की थी, हमारे लिए स्पेशल इस्पात संयंत्र के लिए भलाई की थी, भिलाई इस्पात संयंत्र। कौन सा, भिलाई इस्पात संयंत्र। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर अगला प्रश्न देखिए, भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह है स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित किया गया था। पक्का प्रश्न आता ही आता है, कौन सा इस्पात संयंत्र है जो इस्पात जो है स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित किया गया था। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको याद रखने हैं। भिलाई जो रूस की सहायता से स्थापित किया गया था, राउरकेला जो जर्मनी के सहायता से, और दुर्गापुरा। ठीक है, ये तीनों क्या है, स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित किए गए हैं और ये पूछा गया प्रश्न है। फिर टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई, 1907 के अंदर टिस्को की स्थापना की गई थी। हम सभी टॉपिक लेकर चलेंगे जो जो प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे उद्योग से संबंधित, खनिज से संबंधित, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं हम। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। डेली हम लगभग 50% निकालेंगे। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था से बात करेंगे। राष्ट्रीय आय लेखांकन जहां से प्रश्न पूछा गया था, रिचई स्टोन को। ये प्रश्न इसी प्रकार के मिलेंगे आपको जो है ना विविध के अंदर दिया हुआ सीधा, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत की राज्य व्यवस्था, वहां से ये इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। फिर देखिए 11 नंबर, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, तो वस्तु एवं सेवा कर किससे संबंधित है, जीएसटी से संबंधित है। याद रखना है, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये आपको याद रखना है। अब आपको कमेंट में बताना है कि जो है जीएसटी को भारत में कब लागू किया गया, भारत में कब लागू किया गया, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छे तरीके से इनको पढ़ लेना, हम डेली लेकर आएंगे क्लास। फिर है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया, रीट में भी पूछा गया, पिछली बार सीईटी में भी पूछा गया था। तो ये है ज्योतिराव फूले। याद रखना है, गुलामगिरी इनकी पुस्तक थी। फिर है कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, ये है आंध्र प्रदेश का। याद रखना है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो ये हो जाएगा अपने आंध्र प्रदेश राज्य का प्रमुख नृत्य है।
याद रखना है, पहला राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक किसे कहा जाता है? रिचर्ड स्टोन को। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? जीएसटी से। आपको हिंदी में दिया जाए तो वस्तु एवं सेवा कर। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है ज्योतिराव फूले। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश हो जाए। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न है हमारे ये, यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? ये है कुचिपुड़ी नृत्य से। याद रखना, कुचिपुड़ी नृत्य अभी हमने बात की, और ये यामिनी कृष्णमूर्ति है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिर है भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य है? भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? ये है तमिलनाडु से। ये भी पूछा गया है हिस्ट्री के राजस्थान की कला संस्कृति चित्रकला से संबंधित, चित्र शैली से संबंधित तमिलनाडु। फिर है मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? तो केरल। मोहिनी अट्टम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? केरल राज्य का प्रसिद्ध है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, यामिनी कृष्णमूर्ति जो है इनसे संबंधित है। भारतनाट्यम नृत्य शैली तमिलनाडु से। ये कैसे भी दिया जाएगा आपको, सत्य असत्य से प्रश्न दिया जाएगा, पक्का आएगा, ये पढ़ लेना इनको। फिर है सबरीमाला अयप्पन मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल के अंदर। 2021 में चर्चा में रहा था और इसमें सीईटी एग्जाम में पूछ लिया गया था। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है आगे भी। तो सबरीमाला अयप्पन मंदिर ये है केरल राज्य के अंदर। फिर जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? केरल राज्य का। याद रखना है, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? केरल राज्य का है। ये छोटी छोटी बातें ये लगभग 15 से 20% इस प्रकार के आते हैं, ताकि हमें व्यवहारिक नॉलेज पता है या नहीं, और हमें ये प्रश्न गलत नहीं करने हैं। हम डेली जनगणना से संबंधित, चित्रकला से संबंधित जो भी क्वेश्चन बने हुए हैं उनकी हम चर्चा कर लेंगे, और सीधे के सीधे रिपीट हो। आगे देखिए, अगर रिपीट नहीं होते हैं फिर भी हमें 4 ऑप्शनों में से एक क्वेश्चन का हिंट जरूर मिल जाएगा। फिर देखिए, निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो किसका हो जाएगा? बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है? सर्वाधिक है। फिर है निम्न में से किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी? 1911 से लेकर 1921 के बीच में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई। ठीक है, फिर हम बात करेंगे सबसे लंबी हाईवे सुरंग। अटल सुरंग की लंबाई है, ये अभी हॉस्टल का एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था 2024 के अंदर। आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की साइट पर जाके ओल्ड पेपर में चेक कर सकते हैं। तो 9.02 किलोमीटर, इतना 9.20 किलोमीटर है। ये है हिमाचल प्रदेश के अंदर। अब प्रश्न हो सकता है आपसे आगामी जो एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे लंबी हाईवे सुरंग बनी है अटल सुरंग, वो किस राज्य के अंदर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर 9.02 किलोमीटर है। ठीक है, भारत में सबसे छोटा लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? यह पूछा गया था। तो NH 966B। याद रखना है, भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की हम बात करेंगे, NH 966B है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसी मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। वही बात करें हम राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र के अंदर अपने ये होती है वर्टिसोल्स, से कहते हैं काली मिट्टी। वर्टिसोल्स मिट्टी हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है राजस्थान के अंदर। याद रखना है आपको। कौन सी मृदा को ऊसर, रेह, अल्कलाइन आदि के रूप में जानी जाती है? अब सीधा का सीधा इस प्रकार के प्रश्न बाद में फिर पूछा जाए, हो सकता है अगले एग्जाम में कौन सी मृदा को ऊसर मृदा के नाम से जाना जाता है, आपसे ऐसे पूछा जाए प्रश्न। कोई जरूरी नहीं हो सेम रिपीट करे, तो हमें रिपीट नहीं करवाना है। हमें ध्यान रखना है कि कैसा प्रश्न बनेगा। तो लवणीय मिट्टी कहते हैं, लवणीय मिट्टी को ऊसर, रेह और अल्कलाइन आदि के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत में करेवा का संबंध है। करेवा क्या है? देखिए, करेवा है कश्मीर से संबंधित है। करेवा का अर्थ है ऊपर उठी हुई भूमि, मिट्टी से संबंधित है। तो ये करेवा कहते हैं। कश्मीर में ऊपर उठी हुई भूमि को क्या कहते हैं? करेवा के नाम से जाना जाता है, और ये प्रश्न पूछा गया है, देख लो आप। फिर है केइम्बुल लामजाओ।
केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मणिपुर में। अभी पूछा गया 2024 में, परीक्षा में पूछा गया ये कि केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय जो उद्यान है वो कहाँ पे है, किस राज्य में है, मणिपुर राज्य के अंदर है। सारे हम प्रश्न निकाल लेंगे चुन चुन के, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण और एग्जाम में पूछे गए और हमें पता चल सके कि कैसे हम पढ़ सकें प्रश्न को। फिर है नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड के अंदर है। याद रखना, नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व किस राज्य के अंदर है, उत्तराखंड राज्य के अंदर। फिर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में से संबंधित है, असम के अंदर है। सारे आ जाएंगे, लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। झारखंड राज्य में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है, 2024 अभी पूछा गया था, झरिया के अंदर। अभी पूछा गया कि झारखंड राज्य में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ पे स्थित है, ये है झरिया स्थान है झारखंड राज्य के अंदर। याद रखना आपको, झरिया कहाँ पे है, झारखंड में, और कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। फिर मंगला तेल क्षेत्र जिस राज्य में स्थित है वह है, तो राजस्थान के अंदर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, राजस्थान के अंदर लगभग बाड़मेर के अंदर ये सारे के सारे तेल के हुए हैं। ठीक है, मंगला है, जैसे सरस्वती है, और भी अन्य नाम है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, तालचेर कोयला क्षेत्र स्थित है उड़ीसा राज्य के अंदर। तालचेर, तालचेर शब्द आते ही आपको उड़ीसा कर देना है। तालचेर कोयला क्षेत्र कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में है। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, तो पेट्रोलियम व खनिज तेल से संबंधित। सारे लगभग खनिज तेल से जो प्रश्न पूछे गए हैं लगभग हम डेली करते जाएंगे, और मैं आज 2024 में पूछे गए थे वो डाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लौह अयस्क पेटियों का समूह है। अब सीधा पूछा जाता है कि निम्न में से, ये प्रश्न पूछा गया, देखो, निम्न में से कौन सा भारत में लौह अयस्क पेटियों का समूह है, कौन कौन सा। एक इसमें अलग दिया हुआ था, तो देखिए, एक तो मयूरभंज है उड़ीसा के अंदर, ये याद रखना है, ये लौह अयस्क पेटी है। सिंह भूम झारखंड के अंदर लौह अयस्क पेटी है, और बेलाडीला छत्तीसगढ़। अब आपसे ऑप्शन में पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा स्थल लौह अयस्क से संबंधित है, तो तीनों में से कोई एक ऑप्शन दे देगा, और चार तीन अलग दे देगा। तो याद रखना है, एक तो मयूरभंज है, सिंह भूम है, और बेलाडीला, तीनों क्या है, लौह अयस्क की प्रमुख पेटियां हैं। फिर देखिए, सन 1779 में बड़गांव की संधि और अंग्रेजों के बीच में हस्ताक्षरित हुई थी, तो ये मराठों के बीच में, कौन थे यहाँ पे, मराठा। ठीक है, मराठा और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, कौन सी, बड़गांव की संधि, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है बार बार। फिर अगला प्रश्न देखिए, सन 1857 के विद्रोह के समय भारत में मुगल बादशाह कौन था। सन 1857 के विद्रोह के समय भारत में मुगल बादशाह कौन था, अभी 2024 में पूछा गया प्रश्न है ये, बहादुर शाह सेकंड। याद रखना है, बहादुर शाह सेकंड 1857 के विद्रोह के समय भारत में मुगल बादशाह। अब आपको बताना है कि भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई, ये जवाब आपको देना है। भारत और राजस्थान दोनों में, भारत और राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई। देखिए आपकी कितनी की तैयारी है, जांचें जरूर। मद्रास की संधि से संबंधित है, किससे संबंधित है, मद्रास की संधि, तो ये है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। याद रखना, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से, ये हुआ था 1767 से 1769 ईस्वी में। ठीक है, और भारत में मैसूर सुल्तनत के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये हुआ था। ठीक है, संधि हुई थी, याद रखना है आपको। फिर है, मुगल काल के दौरान प्रशासनिक विभाग के प्रमुख कौन थे, तो जो विभाग था उसका नाम क्या था, मुगल काल के दौरान प्रशासनिक विभाग के प्रमुख कौन थे। ठीक है, इसमें देखिए आंसर नहीं है, आपको चेक करके बताता हूं अभी। तो इस प्रश्न को हम कल लेकर आएंगे, पूरा पढ़ेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसके अंदर, कोई बात नहीं, कल हम पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा देखिए, पांडुलिपियों के निर्माण का मुगल केंद्र क्या कहलाता था, क्या है, पांडुलिपियों के निर्माण में मुगल केंद्र है वो क्या कहलाता था, किताब खाना, क्या कहलाता था, किताब खिलाना, किताब खाना कहलाता था। ये प्रश्न पूछा गया सीधा का सीधा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए,
पश्चिमी बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व वर्षा को कहते हैं। पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं और मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहा जाता है? काल बैसाखी। एक प्रश्न पक्का आएगा मानसून से संबंधित, किसी प्रकार पढ़ लेना। बाकी मैं आपको जो है प्रश्न बनेंगे वो बता रहा हूँ। फूलों वाली बौछार संबंधित है केरल राज्य से। मैंगो फ्लावर्स है तमिलनाडु से संबंधित पावने। चेरी ब्लॉसम कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर। और नॉर्वेस्टर पश्चिम बंगाल के अंदर। तीनों के तीनों याद रखनी है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सारी की सारे। तो पश्चिम बंगाल के अंदर मानसून वर्षा को क्या कहते हैं? काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये थोड़ा मुझे मिस्टेक लग रहा है इसके अंदर। नॉर्वेस्टर, यहाँ पे देखो पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व वर्षा को कहते हैं काल बैसाखी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कारक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं? ये पूछा गया था प्रश्न। देखिए इसमें चार ऑप्शन डाले गए थे कि निम्नलिखित में से कौन से कारक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। एक तो थे सौर धब्बे, जो सूर्य से संबंधित कोई पराबैंगनी किरणें आती है। एक है एल नीनो ला नीना, जो क्या है एक महासागरीय हवाएं हैं उससे संबंधित है। एक है बाह्य आंतरिक परिघटनाएं, जो भी जैसे उल्कापिंड है, अन्य जो भी घटनाएं हैं। तो ये जलवायु परिवर्तन को क्या करते हैं? उत्तरदायी होते हैं कारक। उत्तरदायी क्या प्रभावित करती हैं? तो ये तीनों याद रखने। हो सकता है सीधा का सीधा ऑप्शन में आ जाए कि सौर धब्बे, एल नीनो व ला नीना और बाह्य आंतरिक परिघटनाएं, और एक ऑप्शन और था वो इसमें नहीं था। तो ये मैंने तीनों उठाए और आपको बता दिया। फिर है भारत की सबसे बड़ी तटीय लेंगून कौन सी है? तो चिल्का झील हो जाएगी। लेंगून झील कौन सी है? ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएगी? चिल्का झील हो जाएगी। ठीक है, फिर 42 नंबर, पूर्णा, गिरना और पंजारा किस नदी की शाखाएं हैं? ये ताप्ती नदी की शाखाएं हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सिंधु जल समझौता 1960 पर हस्ताक्षर किए थे? देखिए सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 के अंदर, उसके उसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अयूब खान, ये दोनों थे। और ये दोनों ऑप्शन में मिले थे, इसलिए मैंने एक ऑप्शन उठाया कि सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। उस पर हस्ताक्षर करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अयूब खान। फिर है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ पे? नाथुला दर्रा की बात करें तो ये सिक्किम राज्य में है। बुर्जिल दर्रा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर के अंदर है बुर्जिल दर्रा, ये भी पूछा गया था। तो ये सारे प्रश्न पूछे गए थे, इसलिए मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का भाग है? देखिए एक प्रश्न यहाँ से सीधा आता है, पश्चिमी तटीय भाग और पूर्वी तटीय भाग या इनसे संबंधित जो तटीय भाग के राज्य हैं वो पूछे जाते हैं। मैं आपको थोड़ा पूरा कन्फर्म करवा देता हूँ। देखिए इसमें है, एक तो मालाबार तट आता है, कोंकण तट आता है और कन्नड़ तट आता है। हम बात करें तो इसमें राज्य लगते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा और तमिलनाडु। ये क्या लगते हैं? ये पूरे के पूरे जो है पश्चिमी तटीय भाग के अंदर लगते हैं। पश्चिमी तटीय भाग के अंदर लगते हैं। ये है हमारा पश्चिमी तटीय भाग। पश्चिमी तटीय भाग है और इसके अंदर यहाँ पे जैसे गोवा है, यहाँ पे गुजरात है, ठीक है, और यहाँ पे ये तमिलनाडु है, जैसे केरल है यहाँ पे जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है, और कर्नाटक और महाराष्ट्र आ जाएंगे। ठीक है, ये इस प्रकार यहाँ पे कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो इसको कहते हैं यहाँ पे है मालाबार तट, और यहाँ पे गोवा से लेके यहाँ पे कोंकण तट आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा कन्नड़ तट। ये हो गया ये। और ये है पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, इसमें उत्तरी भाग आता है उसे उत्तरी सरकार कहते हैं, और दक्षिणी जो खंड है उसको कोरोमंडल तट कहते हैं। इसमें आ जाते हैं, देखो उड़ीसा आ जाता है यहाँ पे, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये तीन राज्य इसके तटीय क्षेत्र में आ जाते हैं। तो तीनों याद रखने हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो सीधा पूछा जा सकता है कि निम्न में से पूर्वी तटीय मैदान के अंदर कौन सा राज्य शामिल नहीं होता है? आपको दो ऑप्शन में, एक ऑप्शन में एक दे दिया जाए, जैसे उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये थोड़ा याद रखना है, मालाबार तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट किसके भाग है? पश्चिमी तटीय मैदान के। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए एक प्रश्न सीधा आएगा, लेकिन हम
एक बार में ही कन्फर्म कर लेंगे किस प्रकार प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न बनेगा उत्तर से दक्षिण क्रम पूछिए, उत्तर से दक्षिण। ठीक है, ये इस प्रकार भारत है, यहाँ पे हम सीधा सिंपल बना लेते हैं इस प्रकार, उत्तर से दक्षिण, ये हो गया हमारा उत्तर और ये है हमारा दक्षिण। और चोटियों को क्या बताना है, क्रम बताना है। तो ये क्रम पहला काराकोरम, फिर लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर धौलाधर, फिर शिवालिक, उत्तर से दक्षिण तक पर्वत श्रृंखला का सही क्रम है। फिर आपसे पूछ ले कि दक्षिण से उत्तर की ओर, तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। दक्षिण से उत्तर की ओर, तो कहीं से भी आप ऑप्शन दिया जा सकता है आपको, यहाँ से दिया जा सकता है, यहाँ से पीर पंजाल, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम, कैसे भी ऑप्शन दिया जा सकता है। तो ये प्रश्न बन सकता है। फिर किस देश को यूरोप का सिकमैन कहा जाता है, किस देश को यूरोप का सिकमैन कहा जाता है, तुर्की देश को यूरोप का सिकमैन कहा जाता है। फिर अगला, भारत का पहला वक्रीय बांध कौन सा है, तो इडुक्की बांध। कौन सा, वक्रीय बांध, इडुक्की बांध है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा राज्य के अंदर। ये 50% जो एग्जाम में पूछे गए थे 2024 और कुछ क्वेश्चन 2023 के हैं। तो मैं आपको इस प्रकार के प्रश्न जो इंडिया हिस्ट्री और पॉलिटी के प्रश्न पूछे गए हैं वन लाइनर के माध्यम से डेली लेकर आऊंगा, जब तक सीईटी का एग्जाम नहीं हो जाता। इससे पहले हम बड़े बड़े जो प्रश्न एग्जाम में आए हैं किस प्रकार पूछे गए हैं और शॉर्टकट में किस प्रकार पूछा जा सकता है, तो ये हम अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सभी साथी जो है सीईटी की हमारी टेस्ट सीरीज है वो जरूर लें, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, तो आप जरूर लें उस टेस्ट सीरीज को, उसमें पूरे के पूरे हम 10 टेस्ट डालेंगे और पूरा लेवल जिस प्रकार एग्जाम में आएगा उसी प्रकार डालेंगे, ना कोई लेवल हार्ड होगा हमारा ना सरल होगा। ठीक है, सरल भी होगा हार्ड भी होगा, यानी कॉमन सेंसन होगा। ठीक एकदम। तो ये 10 मॉडल पेपर आप जरूर इसको रिवाइज करें। हेल्पलाइन नंबर दिए हुए है यहाँ पे 8696158739, इस नंबर पर आप संपर्क करके पूछ सकते हैं टेस्ट के बारे में, कितने टेस्ट मिलेंगे। और इसमें मैं एक थोड़ा सा और बता दूं कि जो टेस्ट है सीईटी की, उसमें जो मंथली अपने है ना, मंथली करंट की पीडीएफ, ठीक है, पूरे महीने की जो है, जैसे अब जनवरी से लेकर और सितंबर तक सारी क्या मिल जाएगी, मंथली पीडीएफ मिलेगी ओनली। मंथली पीडीएफ इसमें हम डाल देंगे फ्री में, वो क्या मिलेगी आपको, फ्री मिलेगी। मंथली पीडीएफ क्या मिलेगी, फ्री। मंथली पीडीएफ क्या मिलेगी, फ्री मिलेगी आपको। ठीक है, याद रखना है, इसमें 10 टेस्ट प्लस में मंथली करंट की पीडीएफ सारी की सारी इसमें हम डाल देंगे, फ्री मिलेगी। ठीक है, आप उसका प्रिंट निकाल सकते हो, बाहर निकाल के अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, और वहाँ से कम 10% पक्के आएंगे, और उनको पीडीएफ को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लो। और 27 और 28 को आपका एग्जाम होने वाला है, और मेरे साथ डेली एक क्लास लीजिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न अगर 20-25 आते हैं, अगर हमारे यहाँ से 15% भी सही होते हैं तो 30 नंबर का हमारा काम करेगी। तो आपको अच्छे तरीके से ये टेस्ट निकालने हैं और मेरे साथ जुड़ना है। प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबाएं, जिससे हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास वीडियो पहुंच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, बेस्ट ऑफ लक।